तो यार हॉकाई के फर्स्ट 2 एपिसोड्स आ गए हैं एंड पर्सनली मुझे जैसा एक्सपेक्टेशन था फर्स्ट 2 एपिसोड वैसे ही हैं। बहुत कुछ एपिक भी नहीं बट एक सिंपल फन स्टोरी वाली फीलिंग आ रही थी। टिपिकल हॉलीडे गॉन रॉन्ग टाइप की स्टोरी है जो कि हॉलीवुड का एक पॉपुलर जॉनरा है और ऐसे मूवीज एंड शोज एवरी ईयर क्रिसमस के टाइम पे आते ही आते हैं। लेकिन भाई हमारे जैसे सुपर हीरोज एंड कॉमिक बुक के फैंस के लिए इसमें भी कई सारे ईस्टर एग्स एंड रेफरेंसेस थे। तो आज हम लोग यहाँ ब्रेकडाउन करेंगे एपिसोड 1 का एंड ऑब्वियसली ब्रेकडाउन है तो स्पॉयलर्स तो होंगे ही। तो एपिसोड 1 का स्टार्ट होता है 2012 से केट बिशॉप के बचपन के साथ। अब इसी फर्स्ट शॉट पे आप ध्यान दोगे तो यहाँ आप साफ आर्चरी एंड शॉर्ट प्लेयर होने के लिए केट बिशॉप के पास अवार्ड देख सकते हो। अब ऐसे कई लोगों ने सोचा होगा कि न्यूयॉर्क के बैटल में हॉकाई को देखने के बाद ही केट ने आर्चरी स्टार्ट की होगी बट ऐसा नहीं था। पर हाँ हॉकाई ने उसे मोटिवेट जरूर किया। वैसे इस पूरे न्यूयॉर्क बैटल सीन को फिर से देखना बहुत ही नॉस्टैल्जिया से भरा हुआ था एंड भाई सच में यार हॉकाई का वो एपिक सीन दूसरे एंगल से भी बहुत सही था। वैसे एवेंजर्स की मूवी में भी वो शॉट कॉमिक्स से ही इंस्पिरेशन लेता है। वैसे इस न्यूयॉर्क बैटल में केट के पिता डेरेक बिशॉप मारे जाते हैं लेकिन कॉमिक्स में इसका ठीक उल्टा हुआ था। आप स्क्रीन पे पूरी स्टोरी देख सकते हो एंड हाँ फर्स्ट 2 एपिसोड से ही पता चल जाता है कि कॉमिक्स की स्टोरी से ही यहाँ इंस्पिरेशन लिया गया है। वैसे इसके बारे में डिटेल में थोड़ी देर में आता हूँ। आगे एक सीक्वेंस में हम केट को एक बेट जीतने के लिए बिल्डिंग के ऊपर घंटा बजाने की कोशिश करते देखते हैं। अब यार इसको गलत सेंस में नहीं लेना बट ये घंटा आयरन मैन के फर्स्ट मूवी में दिखे ओबिडाया स्टैन के ट्रिब्यूट में है। आप क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ लिखा है ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी बेल टावर इन यूएस जिसे कि रीडेडिकेट किया गया जुलाई 1, 2006 में ओबिडाया स्टैन के नाम पर। अब 2006 में आयरन मैन 1 के इवेंट्स नहीं हुए थे जिससे इस बात का सेंस भी बनता है कि उसके लिए इस बेल टावर को डेडिकेट किया गया। लेकिन सिंस अभी तक ये टावर उसी के नाम पे है विच मींस आयरन मैन में जो कुछ भी हुआ था जो कुछ भी ओबिडाया ने किया था उसके बारे में डिटेल में वर्ल्ड को नहीं पता है। भाई अगर पता होता तो किसी भी एविल इंसान के नाम पर कोई यूनिवर्सिटी बेल टावर का नाम क्यों ही रखेगा। यहाँ आप इसी सीक्वेंस में आप केट के फ्रेंड को उसको कॉल करते देखते हो जिसका नाम है ग्रीड। अब कॉमिक बुक्स के पन्नों को पलटे तो पता चलता है कि ये कैरेक्टर आगे चलकर टाइग्रा बनती है और लेटर अवेंजर्स का पार्ट भी। यहाँ आप केट को कस्टम एरोज बनाते भी देख सकते हो। सिमिलरली हमने हॉकाई को कई बार कस्टम एरोज का यूज करते देखा है। आगे आते हैं कैप्टन अमेरिका के म्यूजिकल पे। ऑब्वियसली फेज 4 में हर जगह कैप्टन अमेरिका का रेफरेंस मिलना नॉर्मल हो गया है तो इस म्यूजिकल में भी कई सारे छोटे मोटे डिटेल्स थे। सबसे पहले तो यहाँ म्यूजिकल में भी न्यूयॉर्क बैटल को ही दिखाया गया बट यहाँ यूनिक था कि इसमें एंटमैन को भी इन्वॉल्व किया गया है। क्लिंट यहाँ खुद बोलता भी है कि एंटमैन तो बैटल में था भी नहीं बट शायद आपको नहीं पता कि इनिशियली केविन फाइगी ने डिसाइड किया था कि वास्प को अवेंजर्स के फर्स्ट मूवी में ही इंट्रोड्यूस किया जाएगा तो शायद इसीलिए एंटमैन को यहाँ दिखाया गया है। या फिर कहीं फिर से ये कोई मल्टीवर्सल लोचा तो नहीं, कहीं ये लोग ऐसे न्यूयॉर्क बैटल की बात तो नहीं कर रहे हैं जिसका पार्ट एंटमैन भी था। चलो मल्टीवर्स को साइड में रखते हैं और कंफ्यूजन होगा। वैसे इसी सीन में रिवील होता है कि क्लिंट अब बहरा हो रहा है एंड ऐसे ही कॉमिक्स में कई बार दिखाया जा चुका है। सबसे रिसेंटली मैट फ्रैक्शन की हॉकाई की सीरीज में दिखाया गया था और शायद आपको पता ही होगा कि ये सीरीज भी उसी कॉमिक्स पे बेस्ड है। देन इसी म्यूजिकल में जब ब्लैक विडो को दिखाया जाता है तभी क्लिंट को फ्लैशबैक आने लगते हैं। देन एक बच्ची भी उसे हाई बोलती है जो कि ब्लैक विडो के उसी गेटअप में है जब उसने अपना सैक्रिफाइस किया था। बेसिकली एंड गेम के बाद हुए इवेंट से अभी भी हॉकाई पे बुरा इंपैक्ट है और हम लोग जानते हैं कि क्लिंट लॉस के साथ कोप उतना अच्छे से नहीं कर पाता। इन्फिनिटी वॉर में जब उसकी फैमिली पूरी तरह से डस्ट हुई थी तो वो एक हीरो से एंटी हीरो रॉनिन बन गया था। खैर अपने पीटीएसडी से परेशान होकर वो वॉशरूम चला जाता है जहां उसे सिंक पे लिखा मिलता है कि थैनोस वाज राइट और इसी लाइन की तरह इन्फिनिटी वॉर के बाद से ही ऑडियंस 2 पार्ट में बढ़ गई है। कुछ लोग थैनोस के सपोर्ट में हैं और कुछ लोग थैनोस को गलत बोलते हैं। तो हाँ ये एक डिबेटेबल टॉपिक है जिस पे सिर्फ हम लोग नहीं बल्कि एमसीयू के विदिन भी कई लोग कंफ्यूज हैं। फिर एक सीक्वेंस में क्लिंट अपने बच्चों को क्रिसमस ट्री दिखाने ले जाता है और मेंशन भी करता है कि ये वन ऑफ द बिगेस्ट क्रिसमस ट्री है। तो जिनको नहीं पता तो बता दूं कि ये क्रिसमस ट्री इन रियल लाइफ आल्सो हर साल न्यूयॉर्क में रॉकफेलर सेंटर पे लगाया जाता है एंड क्लिंट इसी क्रिसमस ट्री की बात कर रहा था। वैसे क्रिसमस की बात हो ही रही है तो स्टार्टिंग में ही हमें सेंट्रल स्टेशन भी दिखाया गया एंड इफ अगर आपको अवेंजर्स की मूवी याद हो तो इसी सेंट्रल स्टेशन के पीछे स्टार्क टावर या फिर अवेंजर्स टावर भी था जिसे टोनी ने बेच दिया। वैसे इसकी जगह पे अब क्या है, इसे किसने खरीदा, ये अभी तक ऑफिशियली रिवील नहीं किया गया। लेकिन हाँ लोकी के सीरीज में हम एक डिस्ट्रॉयड स्टार्क टावर देखते हैं जिसे कैंग इंडस्ट्रीज ने खरीदा था और कैंग कोई और नहीं बल्कि कैंग का वेरिएंट है। नेक्स्ट एक सीक्वेंस में हम इंट्रोड्यूस होते हैं इस कैरेक्टर से जो कि केट की मां का फियांसे है। अब यहाँ कुछ ज्यादा तो रिवील नहीं किया गया लेकिन इसे शॉर्ट्स पसंद है और अगर कॉमिक्स के पन्नों पे हम इस कैरेक्टर को एक्सप्लोर करें तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कनेक्शंस पता चलते हैं। वहाँ ये कैरेक्टर एक सर्कस परफॉर्मर था एंड तलवार बहुत अच्छी चलाता था जिसके चलते इसका नाम पड़ा स्वॉर्ड्समैन। फिर इसने और ट्रिक शॉट नहीं मिलकर यंग क्लिंट को आर्चरी एंड तलवार चलाना सिखाया था। तो हाँ ये कनेक्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग है एंड शायद किसी तरह से इस कनेक्शन को सीरीज में यूज भी किया जाए। वैसे आपने अरमांड के कैरेक्टर को भी देखा होगा जिसका एंड में मर्डर हो जाता है। सीरीज में उसे जेक का अंकल दिखाया गया है लेकिन कॉमिक्स में वो इसका फादर रहता है और इसी के वजह से जेक ने स्वॉर्ड चलाना सीखा था। वैसे यहाँ ऐसा शो किया गया है कि शायद जेक ने अपने अंकल को मारा है बट ऑब्वियसली यहाँ वो डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं फ्यूचर के सरप्राइज के लिए। मैं श्योर हूँ कि जेक इसके पीछे नहीं होगा। अब देखो सिर्फ ये दोनों कैरेक्टर्स ऐसे इंटरेस्टिंग नहीं है बल्कि केट बिशॉप की माँ एलेनोर बिशॉप भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ सीरीज में जैसे केट के पिता की डेथ हुई है कॉमिक्स में एलेनोर की डेथ होती है बट बाद में रिवील होता है कि वो जिंदा थी और विलन मैडम मास को हेल्प कर रही थी। तो हाँ इन द एंड पता चले कि यही मेन विलन है तो सरप्राइज मत हो जाना। बट हाँ अभी तक देखकर ओवरऑल यही पता चलता है कि पूरी की पूरी बिशॉप फैमिली पूरी तरह से अजीब है। आगे बढ़े तो एक नॉस्टैल्जिया से भरा हुआ सीन आता है जो कि आपको एंड गेम की याद दिला देगा। हम देखते हैं कि पूरी की पूरी बिशॉप फैमिली एक बड़े इवेंट पे आई है और इसी इवेंट पे अंडरग्राउंड होकर एक इलीगल सीक्रेट ऑक्शन चल रहा है। इसमें पार्ट लेते हम जेक एंड अरमांडो दोनों को ही देखते हैं एंड सरप्राइजिंगली यहाँ ऑक्शन में रॉनिन का स्वॉर्ड एंड कॉस्ट्यूम भी है जो कि उन्हें अवेंजर्स के डिस्ट्रॉयड कैंपस से मिला था। इफ आपको याद हो तो एंड गेम में थैनोस ने अवेंजर्स के हेडक्वार्टर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था जिसमें रॉनिन के सूट के साथ कई सारे स्टार्क टेक भी थे एंड मुझे लगता है कि वहां से रॉनिन का स्वॉर्ड एंड कॉस्ट्यूम निकाला जा सकता है तो सिमिलरली कई सारे स्टार्क टेक भी, इवन टाइम ट्रैवलिंग मशीन भी गायब हो सकती है और शायद इसी बात पे फोकस किया जाए अपकमिंग डिज्नी प्लस सीरीज आर्मर वॉर्स
में। खैर यहाँ इन्हीं इलीगल चीजों का इलीगल वे में ऑक्शन हो रहा होता है कि तभी ट्रैक सूट माफिया की एंट्री हो जाती है और उनमें से कोई एक क्लियर बोलता है कि उनका फर्स्ट प्रायोरिटी है लॉट नंबर 268 का वॉच, जो कि अवेंजर्स कंपाउंड से मिला था। आगे के शॉट में हम देखते भी हैं कि एक बंदे को ये वॉच मिल भी जाती है। अब इस वॉच का इतना इंपॉर्टेंस क्यों है ये बताना मुश्किल है, क्योंकि देखने में तो ये एक ऑर्डिनरी वॉच लग रही थी। तो हाँ, अभी ये एक सस्पेंस है जो कि आगे के एपिसोड में ही पता चलेगा। वैसे ट्रैक सूट माफिया के बारे में भी डिटेल में मैं आगे आता हूँ, लेकिन जैसे ही इन्होंने ऑक्शन पे अटैक किया था तभी जेक ने रॉनिन का स्वॉर्ड ले लिया था और उसके कॉस्ट्यूम को केट बिशॉप ने। अब यहाँ ट्रैक सूट माफिया ने केट बिशॉप को रॉनिन के कॉस्ट्यूम में देख के पहचान लिया था, विच कंफर्म्स कि क्लिंट जब रोनिन बना था तब उसने इनकी भी धुलाई की थी। सेम चीज यहाँ न्यूज में भी दिखाई जाती है कि रोनिन इज बैक और वहां भी बताया जाता है कि कैसे लोकल गैंगस्टर को रोनिन ने मारा था। और यही न्यूज देखकर क्लिंट भी केट के पीछे चला जाता है। केट ट्रैक सूट माफिया से बचकर जब निकल रही होती है, यहीं पे हमें कुछ और कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं। सबसे पहले लकी द पिज्जा डॉग। एंड कॉमिक्स में ये डॉग ओरिजिनली ट्रैक सूट माफिया के लीडर इवैन का था, बट एक बार जब इस डॉग ने हॉकाई की हेल्प की तो इवैन ने इस डॉग को घायल करके ट्रैफिक के बीच फेंक दिया था, जहां क्लिंट ने इसकी जान बचाई थी। एंड सिमिलर वे में हम यहाँ देखते हैं कि केट ने इस डॉग की जान बचाई। यहीं पे हमें कैजी नाम का एक कैरेक्टर भी दिखता है। एंड कॉमिक्स में ये था कैजी द क्लाउन, जो कि एक साइको किलर रहता है और अपने प्लेजर के लिए बिना किसी रीजन के किसी को भी मार सकता है। यही रीजन था कि कॉमिक्स में कई सारे गैंग लीडर्स जैसे कि किंगपिन, द आउल, ट्रैक सूट माफिया, इन्होंने अपने अलग अलग मिशन के लिए इसे हायर किया था। फिर यहीं पे ट्रैक सूट माफिया केट का पीछा करके उस तक पहुंच भी जाते हैं और यहीं हमें फर्स्ट लुक मिलता है इस कैरेक्टर का, जो कि है इवैन। कॉमिक्स में तो यही ट्रैक सूट माफिया का लीडर रहता है और सब कुछ यही हैंडल करता है, बट इस सीरीज में ऐसा नहीं है, जो कि हमने सेकंड एपिसोड में देखा ही। सेकंड एपिसोड का ब्रेकडाउन भी जल्दी आने ही वाला है। खैर यहीं पे क्लिंट केट को बचाता है। पहली बार ये दोनों कैरेक्टर्स आमने सामने होते हैं और यहीं पे एंड होता है फर्स्ट एपिसोड का, साथ ही इस ब्रेकडाउन का भी। आप लोग कमेंट में बताना कि आपको फर्स्ट एपिसोड कैसा लगा एंड होप सो कि मैंने कोई हिडन डिटेल्स या रेफरेंसेस ब्रेकडाउन में मिस नहीं किए होंगे। इफ कुछ मिस हो गया हो तो कमेंट में जरूर बताना। एंड ऑब्वियसली सेकंड एपिसोड का ब्रेकडाउन भी जल्दी आएगा, तो वो मिस नहीं करना चाहते तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना।